कहा कि भाई इस्लाम के पवित्र कर्तव्य में एक वक्फ है। भाई मेरी समझ तो इतनी है, इस्लाम में 5 ही पवित्र कर्तव्य हैं, रोजा, कलमा, नमाज, हज और ज़कात। इसमें वक्फ कहाँ है भाई? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी बात में 1894 में प्रिवी काउंसिल का जजमेंट आया था, जिसमें सर सैयद अहमद ने कोट किया था कि वक्फ मूल इस्लामी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये शरिया का हिस्सा है। उसके लिए मुजार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए वक्फ अल औलाद, आपको बड़ी मजेदार बात पता है, वक्फ अल औलाद ये है कि मैंने जमीन तो वक्फ कर दी मगर रहेगी मेरे ही परिवार के लोग। मतलब मैंने अपना पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर रहेगा वो मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आपने विचित्र उदाहरण नहीं सुना होगा, इसलिए वो क्वैश किया गया। मगर कांग्रेस ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ गलत हो गया है, दोबारा किया जाए। अब मैं एक सेंटेंस कोट करता हूं, चूंकि वक्फ एक मुस्लिम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है तो इसका गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? आज बोल रहे हैं ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के सपोर्ट से इन्होंने अंग्रेजों के जमाने में कराया। 1913 से 2013 तक इनकी किस वाकफियत ही नहीं बदली। और मैं पूछना चाहता हूं, इमरान मसूद साहब तो यूपी के रहने वाले हैं, यूपी कह रहे पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गए। पता है आपको सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 1931 में 24% थी, जब यूपी की 8% थी। और जातिगत सर्वे था तो यूपी में जो सबसे पढ़ी लिखी ब्राह्मण कम्युनिटी मानी जाती थी, हिंदुओं में वो 15%, क्षत्रियों में 13%, सैयद मुसलमान 24%, ब्यूरोक्रेसी में 20%। कहां चले गए मेरे भाई? आज बाकी माइनॉरिटीज को आप देखिए, सबसे पढ़ी लिखी आज कम्युनिटी कौन है? हाईएस्ट एजुकेशन में पारसी 0.001% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इनकम टैक्स में, जैन 1% की माइनॉरिटी। सबसे एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख 1.8% की माइनॉरिटी। उसके बाद आप देखिए क्रिश्चियंस में एजुकेशन का स्तर कितना है, यहूदी छोटी सी माइनॉरिटी कितना है। और ये जबकि मैं आपसे कहूं आजादी के समय इनमें से किसी एक की भी रियासत नहीं थी, एक दो सिख रियासतें छोड़ दे, जबकि इनकी तो लाइन लगा के रियासतें थी। पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, लखनऊ के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और आज कहते हैं साहब हम तो मजलूम हो गए। क्यों? जो हुक्मराने वक्त थे वो आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेकुलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे और उल जलूल हो गए। और सुनिए ये उल जलूल मामला क्या है? 2013 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो कहती मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि साहब ये तो शेड्यूल कास्ट से बदतर है। और आपको पता है 1913 से 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन आई थी वक्त में, और 2013 से 2023 में 21 लाख ऐड हो गई। मतलब गजब का आपका लॉजिक है। एक तरफ कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट से बुरी स्थिति है और दूसरी तरफ ऐड होते जा रहे हैं। और सर आंकड़ा तो ऑन उस पे बोला, सर आप तो सदन में हैं, आपको विशेषाधिकार हनन ले आना चाहिए। ये फंस गया सीएम। मंत्री के खिलाफ अगर आपको आपत्ति है तो लाइए साहब। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, जो था मैं उस पर आता हूँ, लेकिन प्रियंका पहले बोले। एक लाइन बोल दूं इस पे। प्रियंका जी, मुसलमानों के बारे में समस्या क्या है कि आज के जमाने में लोगों को मुस्लिमों की जो लियाकत थी उसके बारे में भी नहीं पता। एक दौर था जब मुसलमान दुनिया में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती थी। बैतुल हिकमत का नाम आपने बगदाद का सोचा होगा, दैट वाज द सेंटर ऑफ नॉलेज। आपको पता है कि शुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद अल शुश्रुत ने कराया था, अरबिक में। आपको पता है कि ये मैंने जो पार्लियामेंट में ही बोला था कि जो पहले हिंदी न्यूमेरल्स वहां पे गए, जिसलिए अरबी में इनको हिंदसा कहते हैं, उससे सबसे पहले अल जब्र ने ट्रांसलेट किया, उससे अलजेब्रा बना। फिर अल ख्वारिज्म ने जो ट्रांसलेशन किया, जो मैथमेटिक्स दी, एल्गोरिथम वर्ड वहीं से आया है। कोलंबस ने जिस नक्शे को लेकर पूरी दुनिया की तरफ चला था वो बनाने वाला भी मुसलमान था, एक अली इदरीसी। उसके बाद इनका एल्गोरिथम ऐसा बदला कि 700-800 साल में पता हुआ। सिर्फ प्रियंका जी को आने दीजिए। औरंगजेब के साथ जाके खड़े हो। ओके प्रियंका, हमारे पास बड़ी लर्निड ऑडियंस भी है, वारिस पठान साहब बैठे हैं, आनंद रंगनाथन बैठे हैं। ओके बोलिए प्रियंका जी। मैं इनकी तरह आवाज रेज करके अपना पॉइंट नहीं रख सकती कि आप आवाज रेज कर दीजिए अगर कोई दूसरा ना बोलता है। मैं बस एक ही चीज कहूंगी, अभी मैं जब उनको सुन रही तो इतना पैशनेटली मुसलमानों के अधिकारों के लिए बोल रहे थे तो मुझे मोहम्मद अली जिन्ना याद आ गए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने आर्ग्यूमेंट दिया था और पाकिस्तान को अलग कर दिया था, इनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल उसी तरीके का था। चल छुट्टी। तो आज ये मॉडर्न डे जिन्ना कौन बनकर बैठे हैं, आज इनकी भाषा से बहुत स्पष्ट हो गया है। जहाँ बता रहे हैं अरे देखिए हम लोग क्या थे, हमें क्या कर दिया, तो ये इनका आप कह रहे हैं मॉडर्न डे जिन्ना है। बिल्कुल, जो उस दिन अमित शाह जी ने भी कहा, जिस औरंगजेब की कब्र में मर्जियां पढ़ाने वाले विधानसभा आप भेजेंगे। के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं हम, मुसलमानों के लिए करते हैं, ऐसे ही नहीं। मैंने तो बताया मुसलमानों में क्या था और कहां से कहां पहुंचा। अमित शाह आपने मेरा सुना ही नहीं। अब मैंने तो प्रोवाइड करिए। क्या रिपोर्ट किया हमने, अपना तो बोला ही नहीं। सिर्फ एक डॉक्टर अब्दुल कलाम। अमित शाह के लिए बोलिए। जब इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं ना तो सिर्फ अपनी आवाज सुनाई देती है, लॉजिक की आवाज कम हो जाती है। तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा आजकल। बोलिए प्रियंका जी। आपको समय कम मिला है शायद मुसलमानों के। नहीं प्लीज ओके प्लीज। ना मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा था, किस तरीके से वो प्रताड़ित थे, किस तरीके से वो गरीब किए जा रहे थे, सब किया। शायद सुधांशु जी ने उनका हक रखा है।
और सिद्धांशु जी की वही, मैंने बस यही रिपीट किया, अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में कहा कि हम ही मुसलमानों का हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको हैरानी नहीं होती जब बीजेपी ये बात बोले कि हम मुसलमानों का तो कर रहे मुझे हैं? तो ऐसे ही साउंड कर रहा था कि जिन्ना ने कहा मुझे एक सेपरेट कंट्री चाहिए क्योंकि आप मुसलमानों के लिए हक नहीं दे रहे हैं, वही ये काम कर रहे हैं। सुधांशु द्विवेदी, अब ऐसा बीजेपी कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम कर रहे हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों के लिए करना चाह रही है। अमित जी, नहीं, अमित जी, एक नया टर्म आएगा, एक सवाल मेरा मुसलमान जरा हृदय सम्राट, मुसलमान हृदय अभी सम्राट। अभी मुझे सुधांशु भाई ने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जानकारी इनको है, इन्होंने पूरा इतिहास ये का तो ज्ञान माना किया, आपने। लेकिन इन्होंने जिस आदमी का नाम लिया जिन्ना का, वो तो हमारा सबसे बड़ा मुजरिम है। अगर जिन्ना ने ये गुनाह ना किया होता तो आज इस हालत में हम आप भुगता ना रहे होते। हमारा सबसे बड़ा गुनाहगार जिन्ना है, और जिन्ना आपका साथी था, हमारा साथी और नहीं था। औरंगजेब एक मिनट सर, औरंगजेब मत, अभी एक मिनट सर, जिन्ना आपका साथी था, हमारा नहीं। जिन्ना के साथ सरकारें आपने चलाई, हमने नहीं। जिन्ना के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गलत। अरे गलत कोट क्या करिए, नाम कोट करिए, कौन था वो? प्रजा कृषक पार्टी फजलुल हक की थी 1941 में। ऐसी बात। 46 में मुस्लिम लीग ज्वाइन किए। एक मिनट, अरे गलत, आप बहुत जोर से बोल देंगे तो आप कैसे? अरे दो ही चेक कर ले जाके भाई। सिंध में किसके साथ सरकार, अरे सिंध में किसके साथ सरकार चला रहे थे? फ्रंटियर में किसके साथ सरकार चला रहे थे? दो राष्ट्र नीति का पहले बयान किसने जारी किया? फ्रंटियर में कांग्रेस जीती थी 1946 में। अरे आप उसके साथ सरकार चला रहे थे। इमरान दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है सुधांशु भाई? आप इतनी तेजी के साथ बोलते हो कि आपकी बोलने वाली महारत हमारे पे आती नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिन्ना आपका साथी था। इनकी आलोचना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं? नहीं, जिन्ना आपका साथी था, हमारा तो जिन्ना ने बेड़ा गर्क किया है। अगर जिन्ना की बात ना मानता मुसलमान, मौलाना अबुल कलाम आजाद की उस वक्त मान लेता मुसलमान, तो हिंदुस्तान के अंदर ये हालत ना होती जो आप हालत हो गई है। हमारी 2 दर्जे की स्थिति आपने पूरे देश के अंदर कर दी। किसने करी है 2 दर्जे की स्थिति? सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये है जिसकी पार्टी का हुकूमत रही 67 साल। ओके, नहीं सच्चे देखिए, अरे ये आप लोगों ने 10 साल हो गए, आपने 10 साल से जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दे दिया वक्त के अंदर, और आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर एक जगह अमल बता दिए। आप ऐसी सच्चर बात कमेटी करें, ने कहा कि ये तो 12,000 करोड़ सौगातें, का- ये तो सुनिए, बिहार में सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हमें सौगात के अंदर शिक्षा चाहिए, सौगात में रोजगार चाहिए, सौगात में मोहब्बत चाहिए, सौगात के अंदर हमें आपकी छवैया नहीं चाहिए। इसमें मेरा पॉइंट है, देखिए व्यूअर्स को मैं बोल रहा हूँ ये बात, देखिए इस देश में देश के मुसलमानों को पहले बाबर में उलझा के रखा, उससे पहले जिन्ना में उलझा के रखा, फिर औरंगजेब में उलझा के रखा जा रहा है। मेरा निवेदन सुधांशु जी, देखिए इस देश में विकास की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, विपक्ष भी चाहता है विकास हो। टैरिफ की एक बहुत बड़ी वॉर दुनिया में छिड़ी हुई है, इस समय देश के अंदर चाहिए कि कहीं ना कहीं एकजुटता रहे। प्रधानमंत्री एक लाइन बोलते हैं कि एक है तो सेफ है, वो एक है तो सेफ है क्या ग्राउंड पर दिखेगा? ये मैं एक बड़ा बिल्कुल point है। विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं। जी, दो जी। कॉन्टेक्स्ट हैं, एक 3 या 6 जनवरी 1948 को कलकत्ता में दिया गया सरदार पटेल का स्टेटमेंट, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। दूसरा 28 अगस्त 1947 को पार्लियामेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जब मुस्लिम लीग के सदस्य ने सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की तो बोला, अब जो मैं इमरान मसूद साहब को जानकारी हो या ना हो, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम इलेक्टोरेट थे उसमें से 73 में 64 मुस्लिम लीग ने जीती थी, मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 में 30, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 28 में 28, और 95% मुसलमानों ने वोट किया था मुस्लिम लीग के लिए, पाकिस्तान बनने के लिए। यही तो कह रहा और हूं जिन्ना मैं भी। चुनकर पूरी बात सर, अब मैंने शांति सुनी, और जिन्ना कोई रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर से, ढाका, चिटगांव से चुनकर नहीं गया था, मुंबई की बाईकुला सीट से चुन के गया था। 95% मुस्लिमों के वोट से, क्या मुंबई के 95% लोग चले गए? इसलिए सरदार पटेल ने कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है। ये सरदार पटेल का बयान है 48 जनवरी कलकत्ता में। मैं नहीं मानता एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर जब जो हो गया सो हो गया, उसे पीछे छोड़ो और अब ये सोचो कि देश के साथ आगे कैसे चल सकते हैं। मगर इस सेकुलर पॉलिटिक्स ने पीछे से जोड़ के रखा। ये आजादी के बाद बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों सड़कें बनाई गई? ये राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन क्यों बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं ना, किसने पीछे से जोड़ के रखा? वही जो बता रहे हैं, आज एआई के दौर में औरंगजेब के साथ खड़े हो जाते हैं और दलगत भावना से ऊपर उठ के खड़े हो जाते हैं। और ये सोचने का, एक लाइन में सोचने का विचार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम नेता औरंगजेब के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन राणा संगा के साथ नहीं खड़ा होता है। कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन वक्फ की लैंड के साथ खड़ा रहता है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन ओके, प्रियंक, हिंदू नेता नहीं खड़ा रहता है। मैं अब इंडिया अलायंस में भी आऊंगा। ओके, डिस्कशन पूरा चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग कि हम राइजिंग भारत समिट में आए हैं। हमें बात करनी चाहिए 2047 में क्या होगा। तो 1 सेकंड प्लीज, डू नॉट इंटरप्ट। मोदी जी होंगे 2047 में, 57 में, 87 में, 97 में, जो भी आपको बोलना है करिए। हैप्पी? आर यू हैप्पी? नाउ कैन आई गेट टू द टॉपिक? Now can I get to the topic? Okay, you are happy. देखिए 2047 में मोदी जी हमारे यहाँ हो ना हो, मगर इनके नेता इन्हीं की परिवार के होंगे। ये पार्टी अलाहाबाद है। ओके प्रियंका, देन आई कम टू इंडिया अलायंस। ओके जी, ऐसा है। आज अगर 80 लाख लोगों के पास राशन जा रहा है
तो कितने उसमें से हिंदू घर हैं, कितने मुसलमान घर हैं, कितने ईसाई घर हैं, कितने उसमें जैन घर हैं, कितने उसमें सिख घर हैं जी। और कितने पारसी घर हैं। भूखा तो सभी है जो 80 लाख लोगों के पास जा रहा है। मैं चाहती हूँ हम 2047 की बात करें। ये कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं? 300 साल पुराना। कि 300 साल पुराना इतिहास में आप बिखरे रहिए, बटे रहिए, और हम आने वाली जो सदी है, जो आने वाले हमारे युवा पीढ़ी है, जो दूसरे देशों में जा रही है, दूसरे देशों में भी प्रताड़ित हो रही है, क्योंकि अमेरिका यूएस टैरिफ्स को लेकर आ रहा है। जो अभी आई थिंक घनश्याम जी ने बात रखी थी कि स्टूडेंट बनकर गए थे यूएस में, और आज वो स्टूडेंट्स को भी डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हम कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या बात करें? औरंगजेब, राणा सांगा, जिन्ना, ये वो। मेरे बस एक ही मांग है, और मैं क्योंकि विपक्ष से हूँ, और विपक्ष में हमारी भी एक आवाज है, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। हमारी आवाज ये है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हों। आज 50 रुपए इनकी जेब से ज्यादा जा रहा है गैस का सिलेंडर खरीदने में, तो मुझे तकलीफ होती है। 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ रही है, जबकि पूरी दुनिया भर में ऑयल चीप हो रहा है, तो मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ होती है क्यों 80 लाख लोगों के घर पे राशन जा रहा है, उनको खुद नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं जहां वो अपने आप को सक्षम पा पाए। तो इन चीजों में हमारा ध्यान भटकाकर ये जो काम हो रहा है ये बहुत गलत है। ओके, मैं देखिए मैं एक बात कहूँ, जी, जी। लगता है प्रियंका जी को ना अपने राज्य का पता। 80 करोड़, 80 करोड़। सुनिए 80 करोड़ है, 80 करोड़ है। सुनिए, इनको ना अपने राज्य का पता, ना अपने सदन का पता। ये औरंगजेब का नाम कौन लाया? अबू आजमी महाराष्ट्र के विधायक, समाजवादी पार्टी, अपने गठबंधन के। पीएचडी इस्लामिक लॉ आप के बोल रहे हैं, थे, मैं नहीं बोल इस्लामिक रहा था। स्टडीज के हैं, इस्लामिक मैं रिलीजन के पूरा हैं, बोल आप रहा सबके नहीं, पीएचडी इस्लामिक हैं। religion। मैं हमको पूरी कुछ बात- ना जानकर भी हम सबको अपना राज्यसभा में अपना धर्म हैं। मुबारक हम हो। अपना पक्ष रख क्या सकते हैं। तरीका है? मैं तो बीच में नहीं, नहीं जैसे आप बीच में टोक टोक कर बोल रहे हैं, चलिए, क्या अब ये आप कुछ टोक नहीं लीजिए। जानती है? हुआ यूट्यूब की सर्टिफिकेट में जानती हूँ, नहीं जानती हूँ? हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, आपको सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, दर्शकों को समझ में आ जाएगा। अबू मुझे आदमी आपसे कहाँ का है? नहीं महाराष्ट्र सुना है। विधानसभा का वो मुझे औरंगजेब का आपसे इशू लाया। सुना है। फिर इमरान प्रताप को ये लाए, इमरान मसूद जी, ये किस पार्टी के हैं? राशिद अल्वी लाए, किस पार्टी के हैं? इमरान प्रताप गढ़ी किस पार्टी के हैं? MIM किस पार्टी के रहे हैं? और सुनिए, उसके बाद राणा सांगा कौन लाया? वो रामजीलाल सुमन किस पार्टी के हैं? अरे भैया, अपनी पार्टी का अरे, पता, एक मिनट, का पता, अब एक मिनट, अपने सदन का बाकी पता। politics एक बताओ, मिनट, बताओ। एक मिनट। मुझे गठबंधन का पता हो या ना हो, मुझे अभी पार्टी का ये- पता हो यही या लोग ना लेके पता आ हो, रहे हैं। पर मुझे ये जरूर कारण पता क्या है? है कि देश को आप दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं। अरे आपके सारे एक अच्छा, विधान एक बताइए मिनट। जिसने विषय शुरू किया हो। अच्छा, बताइए, एक बात चैलेंज करता बताइए। हूँ, अगर आपको पता है चैलेंज करता अच्छा, हूँ। मुझे भी बताइए, आने देंगे अच्छा, आप शुरुआत तीनों? के लोगों ने किया। अब मुझे भी आने देंगे आप तीनों? आप तीनों इंडिया अलायंस चाहता हूँ, फिर रैपिड फायर राउंड है।